गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देख रहे हो आदित्य, ऊर्जा वही है ना। तो हम लोग आज एक हिस्ट्री का ही हिस्सा है, बट थोड़ा पीछे की तरफ चलेंगे, है ना। सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी गुड मॉर्निंग। बहुत सारे नाम उसमें आए जा रहे हैं, बहुत फास्ट हैं। आरती, आरजू, परमार, प्रीति, दिया, एवरीवन। क्लास में कोई नीलम है क्या अभी आप में से? नीलिमा, अच्छा नीलम या नीलिमा, क्या आदित्य? नीलम वर्मा, ओके। हाँ, एक बार ना आप कुछ असाइनमेंट्स वगैरह आपके हैं वहाँ पे, है ना, आप उनसे मिल लीजिएगा एक बार, कुछ कोड क्लास में, ब्रेक में, क्लास के बाद, ठीक है। आकिब जावेद अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं। जब हम क्रिकेट देखते थे तो उस समय पाकिस्तान के अच्छे गेंदबाज हुआ करते थे आकिब जावेद, है ना, ठीक है। जब हम देखते थे, है ना, पुरानी बात है। आज एक नई शुरुआत करेंगे, अब कभी कभी देख पाते हैं, ठीक है। और प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत पे कैसे क्या पढ़ना है, थोड़ा एक आइडिया मैं आपको दे दूं, और फिर पहले टॉपिक से बातचीत शुरू करूं मैं। ये तो सबको आइडिया है ही कि जो हमारा पीटी का सिलेबस है, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है, मॉडर्न इंडिया वाली क्लास में भी मैंने बताया था, सिलेबस साफ साफ कहता है कि प्राचीन नहीं, मतलब भारत का इतिहास, है ना। प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है वो है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। मैंने तब भी आपको बताया था, आपको याद होगा कि, थोड़ा याद दिला दो पीछे की तरफ की, ये वाला हिस्सा न भी हो, केवल भारत का इतिहास हो, तब भी हमें वही पढ़ना है, ठीक है, जो कह रहा है। अलग से राष्ट्रीय आंदोलन लिखने का मतलब ये हो जाता है कि चलो एग्जाम में उसे इंपॉर्टेंस अधिक दिए जाएंगे, ठीक है, इतनी ही बात है उसके। अदरवाइज केवल भारत का इतिहास हो तब भी हमें राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना था। आपको याद होगा हमने बताया था कि औसतन 15 प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा से पूछे जाते हैं। तो पुरानी बात एक बार फिर से याद दिला दूं, क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं तो प्लान का एक बड़ा हिस्सा होता है। प्लान ही हमें कॉन्फिडेंस देता है, या हम किस रास्ते पे जा रहे हैं ना, उससे एक ट्रैक पता चलता है हमारा, क्या करना है क्या नहीं करना है ना। हमने कहा था औसतन 15 प्रश्न, प्रश्नों की संख्या अधिक भी रहती है। कम से कम 2013 से 2022 तक के पैटर्न को देखें तो 3 या 4 बार ऐसा हुआ है कि 20 या 21 तक भी सवाल पूछे गए हैं। एक आधा बार तो लगभग 20 प्रश्न पूछे गए केवल इतिहास से आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। ये भी समझाया था कि कोई गारंटी नहीं कि 15 पूछे जाएंगे, कि 20 पूछे जाएंगे, कि 10 पूछे जाएंगे। जानना सुखद है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। नेक्स्ट वाले में हमने आपको गाइड ये किया था कि भाई आप जो सिलेबस कहता है, किसी भी सिलेबस के किसी भी हिस्से में एकदम ठहरना नहीं है आपको महीनों जाकर के, कि गांधी जी पे पढ़ रहे हैं तो अब रिसर्च कर रहे हैं पूरे 1 साल तक। किसी भी सिलेबस में, इवन कुछ भी पढ़ रहे हैं हम, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कहीं पे भी जाके बहुत ज्यादा उसमें आपको फैक्चुअली गोता नहीं लगाते रहना है, उसमें हमने बताया था। बट टॉपिक हमारे सारे तैयार, जैसे मैं कह दूं कि भाई आप आधुनिक भारत में मजदूरों की भूमिका, मान लीजिए मैंने पढ़ाया आपको, हमने नोट्स के थ्रू ही बताया था आपको। हमने कहा बस ये 2-4 बातें ध्यान रखना। मद्रास लेबर यूनियन, गांधी जी ने 2 संस्था बनाई, 1920 में एटक बना, 2-3 बार टूट फूट हो गई उसमें। अब अपने स्टडी मटेरियल को पढ़ोगे तो कम से कम 20-25 तथ्य तो उसी पे मिल जाएंगे आपको। पर हमने कहा ये 6-7 बातों को जानते रहो ऑब्जेक्टिव के मकसद से। हर टॉपिक की कुछ महत्वपूर्ण बातों को जो आपको तय करने में कठिनाई होती है, वही हम लोगों की थोड़ी भूमिका होती है कि नहीं ये सब बड़े बदलाव है, ये जानना चाहिए। आपके पास जब होगा तो सब कुछ आपको महत्वपूर्ण लग सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही सभी को ना? आपके पास तो बस थोड़ा हमारी भूमिका यहां होती है, अनुभव होने के कारण, या उसी पे हमेशा ध्यान रखने के कारण कि भाई चलो आप इन बिंदुओं पे ध्यान देना। तो बट फिर भी एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ 15 प्रश्न से तो कम नहीं आए हैं पिछले 10 वर्षों में, 9 वर्षों में। ये भी एक, अभी लास्ट ईयर बात करें तो 16 प्रश्न थे गिन करके, 2 थोड़ा सा करंट के टच में था और 14 प्रश्न बेसिक थे। जैसे हम कहते हैं भारत का इतिहास, तो फिर ये 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। अब किससे कितना प्रश्न होगा ये भी यूपीएससी के हाथ में है। अभी 3 वर्षों को छोड़ दिया जाए, लास्ट 3 इयर्स, 4 इयर्स मान लीजिए मैक्सिमम छोड़ दिया जाए, तो इस 4 साल से पहले ये लगभग तय रहा है कि 15 प्रश्न यदि पूछे जाएंगे तो 8-10 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे।
4 साल के पहले आप मान के चलो ये एक ट्रेंड रहा है, शायद ये ट्रेंड कभी टूटा। इस 15 में यानी आधुनिक भारत जो आपको हिस्सा हमने कवर कराया, उससे 8 या 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। पर पिछले 4 वर्षों में ट्रेंड अब टूट गया। जैसे एक बार टूटता है तो चलो गलती से कुछ हुआ होगा, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, अब क्लियर हो गया। यूपीएससी भारत के इतिहास में जिससे चाहे इससे पूछे, इससे पूछे, इससे पूछे, तीनों से पूछे, मर्जी उसकी। लेकिन एग्जामिनर की तरफ से सहूलियत होती थी ये, भाई मॉडर्न इंडिया है तो बच्चों को लगता था मॉडर्न इंडिया हम ठीक से तैयार करेंगे तो पीटी का एक बड़ा हिस्सा हमारा कवर हो गया। ट्रू। अब कहना मुश्किल है किससे कितने सवाल होंगे। अभी 2022 की बात करें तो आधुनिक भारत से मात्र 3 प्रश्न पूछे गए, वो भी राष्ट्रीय आंदोलन से। अभी तक का सबसे कम प्रश्न है संख्या के हिसाब से देखें तो। यहां तक तो बात समझ में आ रही सभी को ना। जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम एक रखते हैं जहन में कि क्या चल रहा है। रूल तो हमारा वही है कि सारे टॉपिक कवर करने हैं अभी भी, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। हाँ, जो थोड़ा बहुत ट्रेंड में है आप उस पर जब रिवीजन बढ़ा देंगे, प्रैक्टिस बढ़ाना होता है उस पर, जो ट्रेंड में होता है, नंबर ऑफ रिवीजन उसके अधिक करेंगे हम, है ना। बीच बीच में परेशानी होती है, उठापटक होती है, पीछे समझाया था, फिर मैं आ गया हूं, फिर थोड़ा बहुत आपको समझाऊंगा कि खेल पढ़ने से ज्यादा समझ की है, क्लैरिटी की है। हम जब ज्यादा परेशान हो जाएंगे तो रिजल्ट कुछ नहीं आना, आउटकम कुछ नहीं आना है। शांत चित्त होकर पढ़ने का ही आउटकम है, ठीक है ना, पढ़ने का ही आउटकम है ना। इसलिए होता है तो तैयारी। बहुत पहले दिन आपको बताया था कि देखो दूसरे एग्जाम से एग्जाम में अंतर है कि इसका सिलेबस लेंदी है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे चीजों को मैनेज करना ही तो चुनौती है। पढ़ा तो दिया ही जाता है, संभालना ही तो चैलेंज है। पहली क्लास का भी देखना पलट करके मैंने क्या समझाया था पहले 2 घंटे में, है ना। मेंस की है, चाहे आप लाख टारगेट सेट कर लो कि 23 में निकालो, 24 में निकालो, मेंस पे आपकी पकड़ है तभी सिलेक्शन होगा। पीटी चाहे जितनी मर्जी बार निकाल लो आप। उस क्लास में दो चार बातें मैं बताता हूं, तब उतनी बात समझ में नहीं आएगी आपको, क्योंकि तब तो आप स्टार्ट कर रहे होते हो। अब कुछ कुछ बात समझ में आएगी जब क्लास एंड हो जाएगा और एक आधा बार एग्जाम दे लोगे ना आप, तो पहली क्लास की सारी बात समझ में आएगी आपको, क्योंकि वो आपका अनुभव हो जाता है। फिर उसके बाद मैं तो एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूं आपको, अभी आपका तो अनुभव हुआ नहीं है। जब एक बार एक्सपीरियंस हो जाता है, खुद गोता लगा लेते हैं उसमें, तब समझ में आ जाता है हाँ ये बात है। तो इसलिए तो सिंपल सा लॉजिक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि अच्छा अनुभव हो गया, मतलब 17 साल 18 साल कम नहीं होते हैं पढ़ाते हुए, है ना। तो और हर तरह का ट्रेंड का तो आइडिया है ही मोटे तौर पे। तो पहली बात तो दिमाग में हमेशा बैठा लेना पीटी को लेकर के कि पढ़ना पूरे सिलेबस को है। आकलन भी करना कि मैं इससे इतना बना लूंगा, इतना बना लूंगा, उससे कॉन्फिडेंस आता है। बट ये यूपीएससी तय करेगी किससे कितने सवाल होंगे और कब कहां बन जाएंगे, आपसे नहीं बनेंगे। अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पर 3 सवाल यहां से पूछे गए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना। 7 प्रश्न यहां से पूछे गए, 4-5 प्रश्न यहां से पूछे गए, 7 या 6 प्रश्न यहां से पूछे गए, 4-5 प्रश्न यहां से पूछे गए। लास्ट ट्रेंड की बात कर रहा हूं मैं, 2022। और पिछले 4 वर्षों से क्या हो रहा है कि लगभग 4 या 5 प्रश्न यहां से, 5-6 प्रश्न यहां से। तो यहां पर भी 5-6 प्रश्न रह रहे थे, 15, 16, 17 ऐसे करके। अभी भी ऐसा कहना मुश्किल है किधर से, इधर से क्या पता आज अगली बार फिर 10 सवाल इधर से आ जाए। वो इसीलिए आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हम कोई हिस्सा छोड़ के चले जाए, पता चला उससे ही सवाल आ गया, फिर क्या करेंगे हम। इसलिए पहला रूल बनता है पीटी की तैयारी का, सभी टॉपिक की महत्व, हर टॉपिक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलू पे पहले पकड़ बन जाए। जब पकड़ बन जाती है तो हम कहां कहां और थोड़ा विस्तार ले सकते हैं। ये रूल है, जो इसको तोड़ता है ना वो फंस जाता है, किसी टॉपिक के ट्रैप में आ जाता है। वो हमारा काम समय समय पे आपको बताने का है। एक बार में ऐसी तैयारी करिए जिससे आप एकदम रेस में आ जाएं, आप चीजों को एनालाइज करने लगते हैं, फिर आप टारगेटेड हो जाते हैं थोड़ा सा। अच्छा यहां 2 पैराग्राफ ज्यादा पढ़ने की जरूरत थी मुझे स्टडी मटेरियल में। तैयारी ना एक प्रोसेस होता है, एक ही बार में सारी चीजें कभी होती ही नहीं है ना उस तरह से। और अंतिम सत्य ये भी है ना कि जो टॉप कर जाता है वो भी कॉन्फिडेंट नहीं होता कि हम टॉप करने जा रहे हैं। जो अच्छा रैंक आता है उसे भी लगता है हमें और करने की जरूरत थी। जब हो जाता है अच्छा हो गया, शुरू में 15-20 दिन बहुत ईमानदार रहता है, सिलेक्शन के बाद उसके बाद फेंकना शुरू करता है। वो शुरू में तो झटका उसको बिलीव भी नहीं होता ना कि मेरा हुआ, मतलब ठीक है रैंक आ गया हमारा, उसके बाद फिर फेंकना शुरू कर देता है, हमने तो ये किया, हमने तो वो किया। भाई वो अभी जितने साल का नहीं उतने साल से तो हम लोग पढ़ा रहे हैं। जहां नौकरी करेगा तो कोई ना कोई जो उसका सीनियर होगा, मैं एटलीस्ट पुलिस सेवा में है तो आईजी एडिशनल डीजी के रैंक पे कोई मित्र ही होगा हमारा, मतलब उसी रैंक के लोग होंगे, या फिर जो सीनियर तुम जहां ट्रेनिंग सीखोगे वहां पे भी उसको भी तो देखा है हमने।
वो सब अनुभव काफी है ना, हर बैच में लोगों को देख रहे हैं मतलब करते हुए, खूब लोग पढ़ते हैं, वो मैनेजमेंट में सब समझ भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, बट एग्जाम के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग लड़खड़ाते हैं, कई बार गिरते हैं, फिर संभलते भी हैं। ये बात शुरू से समझ में आ जाए। जैसे आपको एक रूल हमने बताया कि क्लास नोट्स कुछ भी हो जाए, 3 विषय भी चल रहे हैं, डोंट वरी, तीनों के क्लास नोट्स पे आप मास्टरी करते रहो, पेशेंस रखो। जब वो तीनों विषय आपका पूरा होगा तो एकदम से लगेगा 3 विषय हमारे पूरे टॉपिक पे हमारी एक रेंज बन गई। तब आप एनालिसिस करने की स्थिति में आते हो, पेपर वगैरह को एनालाइज करना, उसमें अपने फुट होल्ड को मजबूत करना शुरू करते हो। आप लगता है कि हाँ मैं भी देख रहा हूं, समझ रहा हूं इसको अब मैं, और तब थोड़े बहुत काम रहते हैं वो, ऐसा नहीं कि बहुत बेसिक काम तो यहां हो जाता है। और हमने कहा था कि अगला हिस्सा जो इंप्रूव होता है वो अभ्यास से इंप्रूव होता है। अभ्यास के बारे में आपको याद होगा, हमने बताया था कि जो आप पढ़ते हो बस उसमें गलती मत करो। 100 प्रश्न आपने बनाया प्रारंभिक परीक्षा में, 40 बन रहे हैं आपसे, तो 40 में गलती मत करो जो आपने पढ़ा, बाकी 60 को गलत मानो मत, फिर बात वहां भी फंस जाती है। 60 आपने नई बातें सीख ली हैं एक टेस्ट में, 40 में गलती हो गई तो फिर हमारा पहला जो बेस था ना वो गड़बड़। 40 को कोशिश करो कि 38, 39 से कम तो नहीं हो, यदि आंसर आ रहे हैं 40 तो 40 में 40 ही करेक्ट करो। प्रतियोगिता इतनी टफ है कि हम जो करें उसमें परफेक्शन रखने की कोशिश कर रखें। कोशिश तो यूपीएससी करवा देगी आपसे, आप रखिए। ये तभी संभव होता है जब ज्यादा भटकाव नहीं होता है, बहुत सी चीजें नहीं चलती हैं, है ना। और अगली बार पता चला मॉडर्न इंडिया में आपने 100 क्वेश्चन फिर बनाए, तो पता चला इस बार आपने 50 सॉल्व कर लिया, 50 नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अगली बार बनाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली 70-80 सॉल्व कर ले जाओगे आप, ठीक है। तो ऐसे करके तैयारी, एक समय आएगा कि कुछ कुछ गलतियां समझ में नहीं आएगा, हर एक बार में 10, 5, 20 सवाल समझ में नहीं आएंगे, बाकी बनते रहेंगे, लगभग 2-4 सिलेबस ठीक होंगे। क्योंकि पढ़ने से ना फिर नोट्स को, स्टडी मटेरियल को, इन सबको पढ़ने का तरीका और बदलता रहता है। मैंने कोई टॉपिक पढ़ा दिया, मेजर बातें लिखा दी, आपको लग रहा है कि बड़ा माइन्यूट सा आ गया और क्लास नोट से सॉल्व नहीं हो रहा है, चलो इस टॉपिक पे जरा स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं, दिया हुआ क्या उसके अंदर, या विपिन चंद्रा पढ़ते हैं। इस तरह से ना वो गैप आपके भर जाते हैं, जान तो रहे थे आप, बट 1-2 लाइन मिस कर गया बनाने में आप। यही ऐसे 2-2, 10-10, 20-20 लाइन, मतलब ये पता नहीं ना कौन सा वो 2 लाइन होगा, कौन सा 10 लाइन होगा, ये तो पूछने वाले के मिजाज पे होता है, हमें क्या पता। वो वैसे ठीक होता है वो। ये बात समझ में आ रही सभी को ना। किसी भी विषय में, जैसे पॉलिटी है, कोई भी विषय आपका चल रहा हो, वो वैसे ही ठीक होगा। एक बार में जो है उसको पहले मजबूती से संभालिए, अभ्यास करिए, और फिर उसमें वैल्यू एडिशन थोड़ा थोड़ा करके आप। मेरा मानना है कि यदि 500 क्वेश्चन विषयवार बना लिए गए, उससे ज्यादा कोई कर नहीं सकता है। क्लास लेक्चर और 500 प्रश्नों का सेट, टेस्ट सीरीज के अलावा जो आप टेस्ट सीरीज देंगे, मतलब प्रॉपर कि हाँ चलो भाई हॉल में जाकर बैठ के मुझे प्रैक्टिस करनी है। और जो जो प्रश्न नहीं बने उस पर रीडिंग, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, उस पर रीडिंग कर ली, उसको नोट्स में ऐड कर लिया, आप बहुत ज्यादा हो गया ये, ठीक है। तो इतना एनफ होता है। आप फिर आगे कुछ करना है तो केवल पेपर ही बढ़ाने हैं नंबर पे, चलो 600 क्वेश्चन बना लेते हैं, 700 बना लेते हैं, रीडिंग करके कुछ भी चमत्कार नहीं होता है। उसके बाद रीडिंग हो गया आपका, एकदम क्लियर है ये, मतलब मुझे दिखता रहता है कि क्या होगा, वरना मैं कह देता सुमित सरकार के चैप्टर पढ़ लो, फला में से ये पढ़ लो, फला क्या हो जाएगा पढ़ के। केवल उसके बाद आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा सकते हो आप, सहज होकर के प्रैक्टिस में, ऑब्जेक्टिव वाले हिस्से में कभी टेंशन। बस आप मानना हर सेट के साथ आपको इंप्रूव करना है। मुझसे नहीं बन रहा है, बहुत लोग पैनिक बटन दबा देते हैं कि मुझसे नहीं बना, और फिर वो बैठ जाते हैं। साइकोलॉजिकल गेम भी तो बहुत होता है ना अपने साथ, जब हम तैयारी करते हैं तो अपने आप से संघर्ष भी बहुत हो रहा होता है ना। थोड़ा साफ दृष्टिकोण, मुझे कैसे देखना है, तो हम भागते हैं। उल्टा हो गया दृष्टिकोण हमारा, अरे मैं तो क्या कुछ जानता ही नहीं हूं, तो थप से बैठ जाएंगे आप, एकदम निराशा घेर लेगी आपको, मैं तो कहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, बेवजह का। बस ऐसे ही याद दिला रहा था आपको, क्योंकि टॉपिक फिर शुरू करने के बाद ना, तो जरा आप पढ़ चुके हैं ना 2-4 महीने, अगस्त से क्लास शुरू हुई थी ना आपकी, तो कम से कम 2-3 महीने तो आप गुजर चुके हैं, आपका यहाँ पे भी कुछ कुछ हर विषयों का अनुभव और भी हो रहा है। तो शुरुआती बात थोड़ा याद दिला दे रहा हूँ, है ना। विषय करा दूंगा, डोंट वरी आप, है ना। विषय आपका हो जाएगा, 10 टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री में भी हो जाएगा, वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी बात का कंक्लूजन क्या निकला, 3-4 कंक्लूजन निकले। एक कि हमें पैटर्न तो हमेशा जानना है कि पीछे क्या ट्रेंड है, लेकिन वो अंतिम सत्य नहीं है। वो उस साल के एग्जाम में पैटर्न चेंज हमेशा मान के चलो। दूसरा, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है हमें तैयारी में,
चाहे कोई भी विषय का हो। हमने कह दिया आप वहां से पढ़ लेना, तो आप ही पढ़ लो, कोई बात नहीं। हमारा काम है एक बार बताना कि पढ़ लेना आप, इसमें ये बातों का ध्यान रख लेना आप। अमूमन तो लिखा ही देते हैं, बट स्टिल बता दे रहा हूं आपको, छोड़ना नहीं है आपको। और ऑब्जेक्टिव का की है एक लेवल के बाद अभ्यास। अभ्यास का माइंडसेट कैसा होगा? सीखने वाला। जो आपको आता ही नहीं उसमें क्या तय करना कि मुझे आया कि नहीं आया, जो आता है उसमें देखोगे ना आप। और ये जो मैं पेपर बता रहा हूं 400-500 विजन आईएएस के पुराने पेपर की बात कर रहा हूं, कि विजन आईएएस में क्वेश्चन बनाने के स्टैंडर्ड है, जहां सिखाने के पर्पज से भी हम क्वेश्चन बनाते हैं। हम कभी कभी क्वेश्चन बनाते हैं, आपको 10 जानकारी बढ़ा देंगे एक ही क्वेश्चन से। मकसद नहीं होता आपका टेस्ट करना, मकसद होता है उस क्वेश्चन में इतनी सारी बातों को डाल दो आपके 10 इंफॉर्मेशन बढ़ जाए। तो वो रिसर्च टीम कहीं है नहीं। बाकी जगह भी बनाइएगा, बट बाकी जगह स्टैंडर्ड की सोच मत रहिएगा। वो रिसर्च टीम ठीक है। बाजार की भाषा में कहते विजन आईएएस का पहला प्रोडक्ट यही रहा है, टेस्ट सीरीज, जहां से विजन ने शुरुआत हुई करी अपनी। पहला प्रोडक्ट इसको कहते हैं ना बाजार की भाषा में, फर्स्ट प्रोडक्ट। तो वो बात है ही नहीं ना, कहीं पे भी होता तो भाई ये कर लो ये कर लो। हमें पूरा मतलब हमें कुछ भी ऐसा बंधन नहीं कि विजन विजन की बात करनी है हमें। टीचर को मतलब हमारी जो बात है, सर जो अच्छा लगे बच्चों के लिए बता दीजिएगा। ये कहीं से भी नहीं कि नहीं विजन का ही करना है आपको, ये भी क्लियर कर दूं मैं आपको। प्रबंधन से जो बातचीत हमारी होती क्लास शुरू में जब था कि सर बस आपको बच्चों का देखना है, विजन की चिंता नहीं करनी है। बच्चे ठीक रहेंगे तो विजन अपने आप ठीक रहेगा। तो कोई ऐसा पेपर होता, बट आप बना सकते हो। जब आप लगा कि आप विजन में कुछ बचा नहीं बनाने के लिए, किसी का भी बना लो। जितना बनाते रहोगे और उतना ही आप, क्योंकि ऑब्जेक्टिव चीजों को रिसीव करने से ना कैरी करने की क्षमता बढ़ जाती है और ज्यादा। बट वो अवस्था जैसे मॉडर्न इंडिया कंप्लीट हो गया तो वहां आप कभी कभी कर सकते हो, पॉलिटी कंप्लीट कल हो जाए तो वहां कर सकते हो। आप कंप्लीट होने के बाद ही आप कर पाओगे उसे। ये बात इसलिए हमने शुरू करी है, जो 2023 को टारगेट कर रहे हैं उनको थोड़ा सा इस मोड में अपने आप को मेंटली तैयार रखना है, इसीलिए बात शुरू करी मैंने। तो ये वाला हिस्सा भी बता ही दिया, किससे कितना आएगा पता नहीं। जो मेंस एग्जाम होता है आपका, मॉडर्न इंडिया का सिलेबस तो जो होना था बात हमने कर ली आपसे 47 तक, 47 से आगे भी बात करेंगे आपसे हम। मेंस एग्जाम में प्राचीन काल और मध्यकाल को लेकर क्या कहा गया मुख्य परीक्षा में? सिलेबस कहता है कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक, यानी मॉडर्न इंडिया तक, ठीक है। संस्कृति पढ़ना है आपको एवं विरासत पढ़ना है आपको, कल्चर एंड हेरिटेज। आपने मेंस का पेपर देखा होगा, इस बार एक सवाल पूछा था कि गुप्त काल और चोल काल का संस्कृति और विरासत के क्षेत्र में योगदान को बताएं। सिंपल सवाल था, है ना। मैं इसका मतलब बताऊंगा अभी, संस्कृति का मतलब क्या है, विरासत का मतलब क्या है, अभी शुरू करूंगा यहीं से, ठीक है। और इसमें अलग से जैसे होता है ना कभी कभी टॉपिक में और कह दिया जाता है ये तो पढ़ना ही है आपको, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक। अभी आधुनिक भी आया, अभी इसको छोड़ दीजिए आप, मैं सेट करूंगा कि आधुनिक कितना हुआ है, क्या और कराऊंगा उसमें मैं इसी लॉट में, ठीक है। इसमें अलग से कह दिया गया है कि भाई टाइम हो तुम्हारे पास तो कला, स्थापत्य और साहित्य पढ़ ही लेना। पढ़ ही लेना लिखा हुआ नहीं है उसमें। सिलेबस में कहा गया कि भाई देखो संस्कृति के अंदर आप कला, स्थापत्य और साहित्य कम से कम तो पढ़ ही लेना, ठीक है। इतनी बातें मेंस के सिलेबस में लिखी हुई हैं, ठीक है। अब जो पहला पेपर होता है मेंस का, क्वेश्चन पेपर तो अब आपने देखा होगा, यस, है ना। जो पहला पेपर होता है मेंस का, उसमें 20 प्रश्न है, सभी पेपर में 20 प्रश्न है, पहले पेपर में भी 20 प्रश्न है। और इस 20 प्रश्न में पहला छह नहीं, मतलब 6 या 7 प्रश्न इतिहास से होते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन, 6-7 प्रश्न इतिहास से होते हैं। इतिहास में किससे किससे होता है? संस्कृति विरासत से सवाल होते हैं, आधुनिक भारत से सवाल होते हैं, मेंस में अलग से दिया हुआ है, और विश्व इतिहास से सवाल हो सकते हैं। 3 हिस्सा है। विश्व इतिहास की तो बात हुई नहीं है, विश्व इतिहास का पीटी में कोई रोल नहीं है प्रारंभिक परीक्षा में, ठीक है।
अब इस 6-7 प्रश्न में कल्चर से कितने प्रश्न होंगे ये नहीं पता, इस वाले मॉडर्न से कितने प्रश्न होंगे नहीं पता। अब तक का ट्रेंड ये रहा है कि मॉडर्न इंडिया ही यहां डोमिनेट करती है, और अभी भी यही ट्रेंड है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। एक बार बदलाव आया है 2021 में या 2020 में, कल्चर से 4 प्रश्न पूछ लिए गए थे इस वाले हिस्से से, मेंस में 7 में 4 वही पूछ लिया गया था, तो बहुत जोर का झटका लोगों को, मतलब ठीक है वहां पे है ना कि भाई वो क्या होता है ना, मेकअप करके जाता है कि मुझे यही करना है, यही हो रहा है, नहीं करके जाइए, जो हो यूपीएससी के हाथ में हो। तो अदरवाइज अभी डोमिनेट कर रहा है मॉडर्न इंडिया, इस बार भी किया है, मतलब नंबर ऑफ वेटेज के हिसाब से देखोगे तो कोई ऐसा नहीं है ना। चलो एक थोड़ा आइडिया दे दिया आपको। नॉर्मली क्या होता है, पहला क्वेश्चन जो होगा हर एक साल पहले पेपर का, वो इसी वाले हिस्से से, कल्चर से ही सवाल, इस बार भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। मॉडर्न इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत अवेयर रहते हैं, और अब तो पढ़ लिया आपने, तो अब तो इस तरह की बात नहीं है। एंशिएंट मेडिवल के बारे में हम उतना अवेयर नहीं रहते हैं यदि हमारा हिस्ट्री बैकग्राउंड ना रहा हो तो। ये मॉडर्न इंडिया वाली क्लास में क्लियर कर दिया था, आपका बैकग्राउंड हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है। क्लास में कुछ लोग थे जिनका बैकग्राउंड था, सेम चीज यहाँ पे भी है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तैयारी अलग तरीके से करनी है हमें, थोड़ा अवेयर नहीं रहते हैं। बट इसमें जेन्युइनली बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप अवेयर, कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे लाल किला का संरक्षण क्यों करना चाहिए, पूछेगा कला का संरक्षण क्यों करना चाहिए, स्थापत्य का क्यों करना चाहिए, बताओ क्यों करना चाहिए। उसकी किताबों से राइटिंग नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग से, कॉमन सेंस से राइटिंग होती है, वो सब सिखाएंगे आपको। क्यों इतना महत्व देते हैं इसको, है ना। तो चलो, ये मेंस का सिलेबस का हो गया, पीटी का सिलेबस का एक आइडिया मैंने आपको दे दिया। सिलेबस क्या है, इधर ट्रेंड अभी चल रहा है मॉडर्न इंडिया का, ठीक है, बट कभी कभी इधर भी चेंज होने के संकेत हैं पीछे। आइए आगे बढ़ते हैं जरा। तो हम पढ़ने ये वाला हिस्सा जा रहे हैं, प्राचीन काल मध्यकाल पीटी, और प्राचीन काल और मध्यकाल संस्कृति एवं विरासत। इंटीग्रेटेड होगा, ठीक है, दोनों जैसे मॉडर्न कराया हमने इंटीग्रेट करके, सेम इंटीग्रेटेड ये भी होगा। अभी मध्यकाल को भी अब छोड़ देते हैं हम, अब आते हैं प्राचीन काल में, ठीक है। प्राचीन के बाद ही मध्य पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी ये जान लेते हैं प्राचीन काल में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं हमें, ठीक है। नंबर 1, प्राचीन काल में हमें पढ़ना, अभी शुरू करेंगे हम पाषाण काल, स्टोन एज, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, फिर ताम्रपाषाण काल, फिर वैदिक संस्कृति, बुद्ध या महाजनपद काल, पाषाण, हड़प्पा, ताम्रपाषाण, वैदिक, बुद्ध या महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, और पूर्व मध्य काल। और पूर्व मध्य काल, ठीक है। इन सब का कालखंड वगैरह भी आ जाएगा, बता दूंगा अभी आपको मैं कौन कौन किस किस काल में है ना। पूर्व मध्य काल, अब अभी सिलेबस याद करोगे, कह रहा है भारत का इतिहास, तो प्राचीन भारत के इतिहास में 10 टॉपिक पढ़ने हैं पीटी के लिए आपको। कह रहा है प्राचीन काल की संस्कृति और विरासत, मध्य काल की संस्कृति और विरासत, आधुनिक काल की संस्कृति और विरासत। लिखा हुआ वैसे नहीं, बट उसका मतलब यही हो गया। तो प्राचीन काल की संस्कृति और विरासत यानी 10 टॉपिक की संस्कृति और विरासत पढ़नी है हमें मेंस में। ये तो समझ में आ रही बात ना, पीटी और मेंस का सिलेबस जो कह रहा है, टॉपिक क्लियर हो गया हमारा। यहीं पर एक छोटी सी बात और समझ लें हम, कि जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, मान लो जैसे हड़प्पा सभ्यता, मान लो एग्जांपल के तौर पे हमने लिया, इस पे रिसर्च ज्यादा है थोड़ा। तो हड़प्पा काल का राजनैतिक इतिहास,
हड़प्पा काल का आर्थिक इतिहास, हड़प्पा कालीन सामाजिक इतिहास और हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक इतिहास। हर काल के, जैसे मान लो वैदिक काल पढ़ते हैं, वैदिक काल की राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति, 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा वो काल। हर जगह रूल नहीं चलेंगे, कहीं कहीं रूल टूटेगा, बट 8 टॉपिक में तो यही रूल चलेगा, पूरा मध्यकाल इसी रूल से चलेगा। ठीक है, अब इतना बस केवल जानना है, संस्कृति का मतलब बता रहा हूं आपको मैं, राजनीति पे ध्यान अभी नहीं देना आपको। ठीक है, लिखना नहीं आपको, सुन लीजिए केवल अभी आप। जैसे कहा गया राजनीतिक इतिहास एग्जाम्पल के तौर पर, तो हम क्या करते हैं, वंशावली, कौन वंश है, कौन कौन से राजा हुए उसमें, किसके बाद कौन, जितनी संभव हो उतनी जानकारी हम यहां लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में, राजनीतिक घटनाक्रम में क्या हुआ, वंशावली के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में, है ना, प्रशासन के बारे में, उस वंश के पतन के बारे में। राजनीति में हम इन सब बातों को जानते हैं। राजनीतिक घटनाओं को जानने से थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको लगेगा जैसे मैं इतिहास जानता हूं। आम व्यक्ति थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जानता रहता है कि भाई हुमायूं के बाप का नाम था बाबर, ठीक है, तो आपको भी पता होना चाहिए, वरना कॉन्फिडेंस लो कर देगा आपका कभी अचानक से, क्या पढ़ते हो यार, तुम्हें पता ही नहीं बाबर कौन था, हुमायूं कौन था, अशोक कौन था, है उनके लिए पहले मतलब ये होता है। बट चलिए, हम तो एग्जाम के हिसाब से देख रहे हैं। आर्थिक इतिहास जब हम पढ़ते हैं किसी भी काल का, तो आर्थिक गतिविधियों से संबंधित, कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण, पशुपालन, शिल्प, व्यापार, सिक्के, शहर, बंदरगाह, ये भी फिक्स होता है, मैं लिखवाऊंगा भी जब आगे आऊंगा तो। अर्थव्यवस्था में क्या क्या ध्यान रखते हैं किसी भी काल में। ठीक है, जब हम समाज पढ़ते हैं, सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं हम, तो यहां अलग अलग वर्गों के बारे में, या वैदिक काल से यहां से शुरू हो जाएगा वर्ण व्यवस्था और इसके बाद जाति प्रथा, इससे पहले उल्लेख नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो अलग अलग वर्ण के बारे में, जाति के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, छुआछूत के बारे में, दास प्रथा के बारे में, महिलाओं की दशा, थोड़ी बहुत शिक्षा, खान पान, पहनावा, आवासीय संरचना, इन सब पहलुओं की हम बात करते हैं। ठीक है, जब हम सोसाइटी की बात, हिस्ट्री में क्या होता है, थोड़ा बांट बांट करके इसे पढ़ने की आदत है। हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो इसे बांट करके पढ़ लेते हैं इसे। हिस्ट्री की किताबों में सांस्कृतिक इतिहास का मतलब आपको क्या दिखेगा, सांस्कृतिक इतिहास का मतलब आपको दिखेगा कला, कला पढ़ना है उसका, हड़प्पा की कला के बारे में। तो कला में केवल हम कला की बात करें, हम ये चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं इसको साइड थोड़ा बहुत, है ना। केवल हम कला की बात करें हम, तो इसमें हमें पढ़ना होता है स्थापत्य या वास्तुकला, जैसे मंदिरों के बारे में, मस्जिदों के बारे में, फोर्ट, किलों के बारे में, क्लासरूम है, इसका आर्किटेक्चर कैसा है, स्थापत्य कैसा है ना। जैसे हड़प्पाई कला पढ़ना है हमें, तो हमें स्थापत्य या वास्तुकला पढ़ना है, उसमें कला के अंदर क्या पढ़ते हैं, मूर्तिकला, चित्रकला, अजंता के बारे में सुना होगा आपने, है ना, प्राचीन काल के बहुत। ऐसे ही पाषाण काल में भीमबेटका बहुत फेमस जगह है मध्य प्रदेश में, वहां के चित्र भी बड़े प्रसिद्ध हैं। मूर्तिकला, चित्रकला, ये इनफैक्ट पढ़ना नहीं है बट यहां पर, लेकिन इसका हिस्सा बन जाता है। संगीत, नृत्य, नाटक या रंगमंच, शिल्प, अब कोई भी टॉपिक, जैसे आपसे कहा गया मौर्यकालीन कला, आपसे कहा गया गुप्तकालीन कला, कला का मतलब ये हिस्से, ये आयाम, इसमें ये वाला हिस्सा ही महत्व ज्यादा रखता है, पहला 3 जो है, बाकी संख्या बढ़ाने के लिए, बट उसका भी रोल है, जहां जहां है वहां बताऊंगा मैं। समझ में आ रही बात। तो संस्कृति के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, एक कला, कला के ही कई आयाम में है। अभी देखो मेंस के सिलेबस में क्या लिखा हुआ था, संस्कृति एवं विरासत, उसमें कला पढ़ लो, स्थापत्य पढ़ लो। संस्कृति लिखा हुआ तो कला लिखने की जरूरत नहीं थी,